ममता एक विधवा औरत थी जो अपने 12 साल के लड़के के साथ रहती थी। वो उसको एक अच्छा नागरिक बनाना चाहती थी। बेटा उठ जा, तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। देख स्कूल का वक्त हो गया है। अभी तक तो गरीबी में दिन काटे हैं, पर जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा तो सुख के दिन आएंगे। कर्मवीर उठता नहीं, तो जब ममता चादर हटाकर देखती है वहाँ तकिए लगे हुए होते हैं। वो घबरा जाती है और इधर उधर देखती है। अरे कर्मवीर, तू कहाँ चला गया? अभी तो तुझे मैंने यही सुनाया था। मुझे धोखा देकर आखिर कहाँ गया? हैंड्स अप! अगर तुमने हिलने की भी कोशिश की तो तुम्हें यहीं पर मार गिराया जाएगा। तुमने हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कैसे की? जानते नहीं हम कौन हैं? कौन हो भाई तुम? हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। हमें जाने दो, हम आपकी सीमा से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, आज के बाद हमारी सीमा में घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम यहीं पर मारे जाओगे। ममता पीछे मुड़कर कर्मवीर को बाहों में ले लेती है और उसको चूमना शुरू कर देती है और कहती है, क्या सुबह सुबह ये बंदूक लेकर घूमता रहता है? मैं तुझे स्कूल के लिए तैयार करने के लिए आई हूँ और तू यहाँ बंदूक को लेकर मुझे डराने चला है? माँ, एक फौजी कभी सोता नहीं है। वो हमेशा अपनी सीमा की रक्षा करता है। तुम मेरी सीमा में आ गई थी तो तुम्हें तो अपनी सीमा से खदेड़ना ही था ना। चल चुप हो जा, फिर से सुबह सुबह शुरू हो गया। तेरा रोज का काम है, बंदूक लेकर इधर उधर घूमता रहता है। माँ, मुझे फौजी बनना है। मुझे ये खेल करना अच्छा लगता है। मैं तो तेरे लिए कुछ और ही सपने संजो कर रखे हैं, और तू है कि तुझे बस फौजी फौजी की ही धुन रहती है। ऊपर चल जल्दी से, स्कूल के लिए तैयार हो जा, स्कूल की बस आती होगी। ममता कर्मवीर को स्कूल के लिए तैयार करती है और वो स्कूल चला जाता है। समय बीतता है और कर्मवीर बड़ा होने लगता है। ये देखो, मेरा फौज में नंबर आ गया है। अब मैं भी फौज बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। अभी तक मैंने सारे मेडल स्कूल और कॉलेज में जीते हैं। अब मैं तुम्हें सेना से मेडल लाके पहनाऊंगा। कितना गर्व महसूस होगा ना तुम्हें? इतना बड़ा हो गया, परंतु तेरा फौज में भर्ती होने का फितूर नहीं उतरा। बेटा मान जाना, फौज में मत जा। एक तू ही तो है मेरा सहारा। फौज की नौकरी इतनी बेकार है कि हर दिन हर पल परिवार के सदस्य चिंतित रहते हैं। मैं तुझे फौज में नहीं जाने दूंगी। माँ, एक माँ तुम हो जिसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी माँ मेरी धरती माँ है, जिसके लिए अगर जान भी निसार कर दी तो कोई गम नहीं होगा। तुम दोनों माँओं ने ही तो मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तुम दोनों का कर्ज तो मैं मरते दम तक नहीं चुका सकता। कर्मवीर फौज के लिए रवाना होता है। ममता भीगी पलकों से उसको फौज में नौकरी करने की इजाजत दे देती है और कर्मवीर चला जाता है। वो अपनी ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जब घर आता है तो ममता उसे शादी के लिए कहती है। कर्मवीर मेरे बेटे, तो कितने दिनों बाद मुझे मिला है। मेरी आंखों के तारे, तो ठीक तो है ना? देख कितना दुबला हो गया है। वहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिलता है क्या? माँ, सब कुछ मिलता है, पर जो तेरे हाथ में स्वाद और ताकत है वो वहाँ नहीं मिलता। अब यहाँ आ गया हूँ तो भरपेट खाना खाऊंगा और देखना मोटा होकर ही जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब देख, मैं तुझे इतना खिलाऊंगी और मोटा कर दूंगी। इतना दुबला पतला सा मेरा कर्मवीर अच्छा नहीं लगता। रुक, मैं तेरा पसंदीदा खाना बनाती हूँ। ममता कर्मवीर के लिए खाना बनाने चली जाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खिलाते खिलाते वो उससे उसकी शादी की बात छेड़ देती है। कर्मवीर, देख, मेज पर एक तस्वीर रखी है। मैंने तेरे लिए लड़की पसंद की है। माँ, ये तो रेशमा है ना, जो मेरे साथ बचपन में खेला करती थी? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हो, पर कभी मुझे बताया नहीं। लेकिन मैं तो माँ हूँ, मेरी आंखों से कुछ नहीं बचता। अब तू यहाँ छुट्टियों में आया है तो मैं चाहती हूँ कि तू रेशमा से शादी कर ले।
पर इतनी जल्दी क्या है? ठीक है, तुझे जल्दी नहीं है पर मुझे जल्दी है। तू तो सीमा पर चला जाता है और मैं यहाँ अकेली रह जाती हूँ। अगर बहू आ जाएगी तो कम से कम उससे बातें तो कर लिया करूँगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। ममता कर्मवीर का रिश्ता रेशमा के साथ जोड़ देती है और एक हफ्ते बाद कर्मवीर की शादी तय हो जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो रही होती है, तभी कर्मवीर को एक फोन आता है। जी सर, अभी यहाँ से रवाना होता हूँ। क्या हुआ कर्मवीर, किसका फोन था? सीमा पर लड़ाई शुरू हो गई है, मुझे अभी इसी वक्त बुलाया गया है। मुझे अभी निकलना होगा, मेरा सामान पैक कर दो। पर कर्मवीर, कल तो तुम्हारी शादी है और तुम आज सीमा पर जा रहे हो। शादी तो मेरी तभी हो गई थी जिस दिन मैंने फौजी का ड्यूटी ज्वाइन की थी। अब तो मैं अपनी सीमा पर दुल्हन से मिलने जा रहा हूँ। क्या अनाप शनाप बक रहा है? मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। कल इतनी खुशी का मौका है और तू इस वक्त ऐसी बातें कर रहा है। माँ, मुझे जाना होगा। बॉर्डर पर तैनात सभी सैनिक मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो भी तो सैनिक हैं जो अपनी माँ, बहन, बीवी, बच्चों से दूर होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। तो भला मैं कैसे उनसे पीछे रह सकता हूँ? मेरा भी तो फर्ज है अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। जिस तरह से मैं तुम्हारा बेटा हूँ, वैसे ही मातृभूमि का भी बेटा हूँ। मुझे ये बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ में आती। मैं तो बस ये जानती हूँ कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल शादी है। अरे, तू मेरे बारे में नहीं सोच रहा तो कम से कम रेशमा के बारे में तो सोच। ये कितने सपने सजाए तुझसे मिलने का इंतजार कर रही है। कितने सालों से तेरे आने का इंतजार कर रही थी कि तू आएगा तो उससे अपने प्रेम बंधन में बांध लेगा। इसी लालच से वो मेरी इतने सालों से सेवा कर रही है। अरे, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? देखो, मैं अभी बॉर्डर पर सब कुछ ठीक करके जल्दी से वापस आ जाऊंगा। कल ही तो है ना शादी। आज मुझे जाने दो, कल शादी के वक्त तक आ जाऊंगा। कर्मवीर अपनी माँ से विदा लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शादी का समय होता है। कुछ फौजी उसका शव लेकर बारात के समय पर कर्मवीर के घर पर आ रहे होते हैं। जब ममता को पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। कर्मवीर, मेरे बेटे, आज तो तेरी बारात निकली थी और तू आज वतन के झंडे में लिपटा हुआ घर आया है। आज तो तूने शादी कर ली, रेशमा से नहीं बल्कि वतन से, वतन के लिए शहीद होकर। गरीब वफादार बेटी। एक गांव के छोटे से परिवार में रागिनी और उसकी बेटी सलोनी रहते थे। रागिनी के पति की मौत हो चुकी थी, इसीलिए उनके घर की माली हालत बिगड़ गई थी। माँ, मेरे कपड़े फट गए हैं। पहनने के लिए सिर्फ एक जोड़ी साबुत सलवार कमीज बची है। बिटिया, मैं तुम्हारे कपड़ों की सिलाई कर दूंगी। अब हमारे पहले जैसे दिन नहीं रहे। अपने पाँव सिकोड़ कर ही काम चलाना पड़ेगा। माँ, हमें कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब घर में ज्यादा पैसे भी नहीं रहे। हाँ बिटिया, तुम ठीक कह रही हो। पुत्तन चाचा बता रहे थे कि बटुक हलवाई के यहाँ साफ सफाई के लिए आदमी चाहिए। मैं आज ही जाकर बात करती हूँ। ठीक है माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। दोनों माँ बेटियाँ बटुक हलवाई के यहाँ पहुँच गए। भाई साहब, आपके यहाँ साफ सफाई के लिए कर्मचारी की आवश्यकता है, मैंने ऐसा सुना है। हाँ, आवश्यकता तो है। बहुत काम करना पड़ेगा। 2 समय का भोजन नाश्ता मिलेगा, कपड़े भी मिल जाएंगे। तनख्वाह ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, महीने के 1000 दूंगा। ठीक है सेठ जी, क्या मेरी बेटी भी मेरे साथ यहाँ काम कर सकती है? ठीक है, लेकिन इसे मैं सिर्फ 500 तनख्वाह दूंगा। गरीबी और लाचारी के कारण रागिनी ने हलवाई की बात मान ली और दोनों माँ बेटियाँ उसके यहाँ काम करने लगी। दिन भर बर्तन, प्लेट, गिलास धोने पड़ते थे। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। एक दिन एक बड़ा सरकारी अधिकारी बटुक हलवाई के होटल पर नाश्ता करने के लिए आया। उसने रागिनी और सलोनी को ढेर सारे बर्तन मांजते धोते देखा तो उसे दया आई। बटुक उन्हें डांट रहा था। अरे रागिनी, सलोनी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
अभी 4 कढ़ाइयाँ और मांजनी है। सेठ जी, जले बर्तन मांजने में समय लगता है। तुम लोगों को रख कर मैंने गुनाह कर दिया। बटुक भैया, इन दोनों को कितनी तनख्वाह देते हो? माँ को 1000 और बेटी को 500 महीने देता हूँ। 2 समय का खाना नाश्ता भी दे देता हूँ। उस अधिकारी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इतने कम वेतन में भी यह दोनों माँ बेटियां बहुत सारा काम कर रही हैं। उस अधिकारी का नाम सतीश प्रधान था और उन्होंने अपना कार्ड रागिनी को दे दिया और बंगले पर मिलने के लिए कहा। रागिनी और सलोनी दोनों अधिकारी सतीश के बंगले पर पहुंची। सतीश ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। तुम्हें घर का सारा काम देखना होगा और मेरी श्रीमती निर्मला का पूरा ख्याल रखना होगा। पूरे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना पीना सब कुछ देखना पड़ेगा। कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। सवेरे से तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। और एक बात और सुन लो, यहाँ सिर्फ तुम काम करोगी। तुम्हारी बेटी के लिए मेरे पास काम नहीं है। ठीक है मेम साहब। रागिनी ने अधिकारी सतीश के यहाँ काम करना शुरू किया। पूरे घर के काम के साथ साथ उन्हें अपनी मालकिन निर्मला को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा था। रागिनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। एक दिन रागिनी की बेटी सलोनी भी माँ के साथ में चली आई। वह काम में हाथ भी बटा रही थी। देख लो रागिनी, तुम्हारी बिटिया को यहाँ मत लाया करो। मैं सफाई पसंद हूँ और यह नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी बिटिया की तरफ से कोई भी गंदगी मेरी बेटी को प्रभावित करे। मेरी बिटिया बहुत साफ सुथरे ढंग से रहती है। सलोनी को इस घर से दूर ही रखो। ठीक है मेम साहब, अब मैं उसे यहाँ कभी नहीं लाऊंगी। अगर वह यहाँ कभी आई तो घर के बाहर ही रहेगी। घर के चौखट के अंदर पैर नहीं रखेगी। सेठानी निर्मला की बिटिया लवली को यह बात पसंद नहीं आई। मम्मी, सलोनी को घर में क्यों नहीं आने देना चाहती? क्या हुआ, गरीब है इसलिए? वह भी तो हमारी ही तरह है। क्या हुआ जो वह कीमती कपड़े नहीं पहनती? साफ सुथरी तो रहती है। लवली बिटिया, तुम नहीं समझ पाओगी। मेरी इच्छा थी कि मैं सलोनी के साथ खेलूंगी, लेकिन मम्मी आपने मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया। उस दिन के बाद रागिनी जब भी कभी अपनी बेटी सलोनी को लेकर आती तो उसे घर के बाहर ही रखती। सलोनी वहीं पास के गार्डन में बैठकर अपनी माँ का इंतजार करती। एक दिन सतीश ड्यूटी पर थे और निर्मला रागिनी को लेकर मार्केट जा रही थी। घर पर लवली अकेली थी। सलोनी बिटिया, तुम घर से ही लवली का ख्याल रखना, उसे देखती रहना। हम लोग आधे घंटे के बाद आएंगे। सलोनी खिड़की के पास से हटना नहीं। लवली चंचल है, उसका पूरा ख्याल रखना। निर्मला और रागिनी मार्केट चले गए और सलोनी खिड़की के पास से लगातार लवली पर नजर गड़ाई थी। लवली, आप एक जगह पर बैठकर आराम से पढ़ाई करो। कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। लवली, तुम अंदर आ जाओ, हम लोग मिलकर खेलेंगे। नहीं लवली जी, हमारे लिए अंदर आने की मनाही है। मेरी माँ ने आपकी मम्मी से वादा किया है कि मुझे चौखट के अंदर कभी नहीं आने देंगी। मुझे मम्मी की इस तरह की बातें पसंद नहीं आती। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन निर्मला और रागिनी घर वापस नहीं आए। लवली को कुछ खाने की इच्छा हुई और वह किचन के अंदर चली गई। शालिनी अब लवली को नहीं देख पा रही थी। अचानक किचन में धड़ाम से आवाज आई और लवली की चीख और रोने की आवाज सुनाई पड़ी। सलोनी अपने आप को रोक नहीं पाई और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उसने देखा लवली नीचे फर्श पर गिरी हुई है और उसके सर से खून निकल रहा है। अरे लवली, तुम्हें यह क्या हो गया? बाप रे, सर से खून निकल रहा है। रुक जाओ, मैं पहले कपड़ा बांध देती हूँ। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। मैं लड्डू लेने के लिए स्टूल के ऊपर चढ़ गई और गिर पड़ी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रागिनी ने अपने दुपट्टे से लवली के सर पर बांध दिया और खून का निकलना कम हो गया। उसने पड़ोसियों को आवाज दी और उनकी मदद से लवली को तुरंत हॉस्पिटल लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गई। निर्मला और रागिनी भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर, जल्दी से मेरी बच्ची का इलाज कीजिए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आप लोगों में से किसी एक ने यह काम बहुत अच्छा किया जो बच्ची के सर दुपट्टे से बांध दिया। इस कारण से खून का बहना रुक गया और खतरा टल गया। घाव बड़ा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर, यहाँ दुपट्टा से बांधने का काम इस सलोनी ने किया। वेल डन बेबी। अब मैं बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले जाऊंगा। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
सभी लोग सलोनी की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। रागिनी को भी अपनी बेटी पर नाज महसूस हुआ। निर्मला ने सलोनी को सीने से लगा लिया। सलोनी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन तुम लाजवाब हो। आज तुमने मेरी बेटी को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। मैंने तुम्हें पहचानने में बड़ी भूल कर दी। दरअसल मैं गलत थी। तुम्हारी वफादारी ने मेरी आंखें खोल दी। सलोनी बिटिया, मुझे माफ कर दो। आज से मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। जैसे मेरी बेटी लवली, वैसे ही मैं तुम्हें भी मानूंगी। एक गरीब की बेटी सलोनी ने अपने ही दुपट्टे से लवली को सुरक्षा प्रदान की। उसके अपने कपड़े खून से सन गए। उसने इन सारी बातों को भूलकर लवली को लेकर हॉस्पिटल आई और अच्छी तरह से लवली का इलाज हुआ। इस तरह सलोनी ने वफादारी की मिसाल पेश की। एक फल वाला था। उसका नाम करण था। करण बहुत सीधा साधा और दयालु व्यक्ति था। उससे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। वह अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। वह रोज सुबह सब्जी बेचने जाता और शाम को घर लौट आता। एक बार जब करण फल बेचकर वापस आया तो उसकी पत्नी सरला करण से बोली, सुनिए जी, आप जितने भी फल सुबह बेचने जाते हैं उसके हिसाब से तो ज्यादा पैसे आपको मिलने चाहिए। सारे फल बिकने के बावजूद भी आप इतने कम पैसे लेकर क्यों आते हैं? मैं फल बेचकर जितने भी पैसे लेकर आता हूँ, क्या उतने पैसे में हम और हमारे बच्चे 2 वक्त का खाना नहीं खा लेते? क्या हमारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते? क्या इतने पैसों से हमारा घर नहीं चल पाता? घर तो चल जाता है और बच्चों की भी अच्छी परवरिश हो रही है, परंतु हमें भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। भविष्य की बात भविष्य में देखा जाएगा। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, तुम खाना दे दो। करण खाना खाकर सो जाता है। सुबह उठकर रोज की तरह फल बेचने निकलता है। करण की पत्नी सरला को लगता है कि आज मुझे इनके पीछे पीछे जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर ये कैसे फल बेचते हैं जो इतने कम पैसे मिलते हैं। यही सोचकर सरला करण के पीछे पीछे जाने लगती है। सरला देखती है कि करण 2 ग्राहकों को सब्जियां बेचकर आगे बढ़ता है तो उसके पास एक गरीब बुढ़िया आती है और कहती है, बेटा, मेरा बेटा बहुत बीमार है। हमारे पास ना कुछ खाने को है और ना ही पीने को, और ना ही इतने पैसे हैं कि कुछ खरीद के खा सके। क्या तुम मेरे बेटे के लिए थोड़ा फल बिना पैसों के दे सकते हो ताकि कुछ खाकर उसकी जान बच सके? करण यह सुनकर कहता है, फल ले लो और तुमको पैसे देने की जरूरत भी नहीं है। गरीब बुढ़िया करण को दुआएं देकर चली जाती है। करण फल बेचकर जब आगे बढ़ता है तो एक छोटा सा बच्चा जो भीख मांगता है वो करण से कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। करण थोड़ा फल और बेचकर जब और आगे बढ़ता है तो एक पागल करण से फल मांगने लगता है। करण उसको भी फल देकर आगे बढ़ता है। इस तरह करण 30% फल गरीब और बेसहारा लोगों में बांट देता है। करण का यह रोज का काम था। इस तरह अब तक हजारों लोगों की मदद कर चुका था। करण की पत्नी को यह सब पता चलता है। करण जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी इसी बात को लेकर उससे झगड़ा करती है। गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना बहुत अच्छा कर्म है और अच्छे कर्मों का अच्छा बदला मिलता है। देखिए जी, गरीबों को बांटने में जितने पैसों का नुकसान हो रहा है उन पैसों पर मेरा और इन बच्चों का हक है। मैं आपको इन पैसों को बर्बाद करने नहीं दूंगी। देखो सरला, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तुम्हारा काम है घर संभालना तो तुम घर संभालो और मेरा काम मुझे करने दो। अगर ये बात है तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर आप अपना घर खुद संभालते रहिएगा। उफ, मुझे तुमसे बहस नहीं करना, अब चुप हो जाओ। फिर अचानक करण की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह खामोश होकर बैठ जाता है। सरला को करण की तबीयत का कुछ पता नहीं होता। अगले दिन सुबह करण फिर से फल बेचने निकलता है। इन दिनों पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ था। करण जब घर वापस आता है तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। रात में करण की ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगती है और वह कराहने लगता है। क्या हुआ? मेरा बदन बहुत भारी भारी है। पता नहीं कल से मुझे क्या हो रहा है।
देर रात तक करण को तेज बुखार हो जाता है। सरला करण के माथे पर हाथ रखती है और कहती है, सुनिए जी, आपको तो बहुत तेज बुखार हो गया है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। इतनी रात को कहाँ डॉक्टर मिलेगा? डॉक्टर के पास कल चलते हैं। ठीक है, मैं आपके सर पर पट्टी किए देती हूँ, आपका बुखार कम हो जाएगा। ठीक है। सरला करण के सर पर पट्टी करने लगती है, लेकिन करण का बुखार घटने की जगह बढ़ने लगता है। अब करण को बुखार के साथ साथ खांसी भी आने लगती है। सरला, मुझसे ठीक से सांस नहीं लेने बन रहा है। रुकिए, मैं अभी पीठ सहला देती हूँ, आपको इससे आराम मिलेगा। इससे भी करण को कुछ आराम नहीं मिलता। समय गुजरने के साथ साथ करण की तबीयत और खराब होती है। करण की हालत देखकर सरला और बच्चे रोने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से रात कटती है और सुबह हो जाती है। सरला करण को लेकर बाहर निकलती है। बाहर बहुत सन्नाटा होता है, कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिलता। सरला एक व्यक्ति से कहती है, भैया मेरे पति को अस्पताल तक पहुँचा दीजिए, बहुत बीमार हैं। बहन, पूरे शहर में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है। पुलिस बाहर निकलने वालों को बहुत मार रही है। मैं खुद पुलिस से बचकर भाग रहा हूँ। भैया कोरोना वायरस क्या होता है? कोरोना वायरस से वही होता है जो आपके पति को हो रहा है। आपके पति को भी कोरोना हो गया है। यह कहकर वह व्यक्ति चला जाता है। सरला सबसे मदद मांगती है, परंतु उसकी मदद कोई नहीं करता। सरला, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। सरला फल के ठेले पर करण को लिटाकर अस्पताल भागती है। रास्ते में करण के शरीर में हरकत होना बंद हो जाती है, सिर्फ तेज तेज सांसें चलती रहती हैं। सरला करण को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाती है। अस्पताल के बाहर भीड़ लगी होती है। सरला अस्पताल के कर्मचारी से कहती है, भैया इन्हें भर्ती कर लीजिए। यहाँ इतनी भीड़ लगी है, तुमको दिखाई नहीं देता? जाओ, जाकर लाइन में लग जाओ। भैया इनके पास ज्यादा समय नहीं है, ये मर जाएंगे। हाँ तो हम क्या करें, सभी मर रहे हैं। भैया ऐसा मत कहिए, हमारी मदद कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम 50,000 रुपए और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आओ, तब हम इनको भर्ती कर लेंगे। न मेरे पास 50,000 रुपए हैं और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर। तो यहाँ क्या कर रही हो? भागो यहाँ से, जाओ अपने पति को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराओ। सरला उससे बहुत मिन्नतें मांगती है, मगर वह नहीं सुनता। सरला अपने पति से रोते हुए कहती है, मैंने कहा था ना आपसे कि पैसे बचा कर रखिए, आपने मेरी एक नहीं सुनी। अगर वो पैसे होते तो हम आपका इलाज करवाते। यह कहकर वह अपने पति को ठेले पर लाद कर सरकारी अस्पताल ले जाती है। रास्ते में करण को देखकर लोग उसके पास आते हैं। धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग करण के पास इकट्ठा हो जाते हैं और सब करण को अस्पताल ले जाते हैं। सरला समझ नहीं पाती कि ये लोग कौन हैं। वो सारे लोग मिलकर करण के लिए ढेर सारे पैसे इकट्ठे करते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करते हैं। करण हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। सारे लोग करण की सलामती की दुआएं मांगते हैं। सरला उनसे पूछती है, आप लोग कौन हैं और हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? उनमें से एक कहता है, करण ने हमेशा हमारी मदद की है, भूखों को खाना दिया, बेसहारा और यतीम बच्चों का पेट भरा। आज भला हम कैसे उसको अकेला छोड़ देते। इतने में डॉक्टर आता है और सरला से कहता है, आपका पति अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर सरला खुश हो जाती है। उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता है। सरला उन सभी लोगों के पास आकर उनका धन्यवाद करती है। कुछ हफ्तों बाद जब सब ठीक हो जाता है तो करण अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। करण घर आकर सरला से कहता है, देखा सरला, मैं कहा करता था ना, अच्छे कर्मों का अच्छा बदला मिलता है। अगर मैं उनके मुश्किल वक्त में उनका काम ना आया होता तो आज वो सब मेरी मदद ना करते। हाँ आप सही कहते थे, मैं ही गलत थी। आज उनकी वजह से ही आपकी जान बच पाई है।